तो यहाँ पर मैं जो क्वेश्चन आपको अभी कुछ देर पहले सेंड किया था उसका मैंने जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन था उसका मैं आंसर लिखने का प्रयास किया हूँ। सबसे पहले ये जारन या भर्जन को मैंने लिखा है। उसके बाद दूसरा नंबर में जो आप देख रहे हैं निस्तापन है, जारन या भर्जन रोस्टिंग, उसके बाद निस्तापन। इसको आप उतना समय नहीं है मेरे पास पढ़ने का और आपके पास भी, क्योंकि आप इसको अध्ययन कर लेंगे, आपका उतना समय मैं बर्बाद नहीं करना चाहता। तो जारन या भर्जन देख लेंगे, फिर निस्तापन देख लेंगे। उसके बाद है कि फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम, जो आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में। तो ये दोनों नियम को देख लेंगे। कल की दृष्टि से 3 फरवरी की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पिछला साल क्योंकि पूछा नहीं गया था तो इस बार पूरी संभावना है कि आ जाए शायद फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम। ये दोनों नियम को मैंने यहाँ पर क्रमबद्ध कर दिया है अपने शब्दों में। उसके बाद है कि एक क्वेश्चन है कि HIHF से शक्तिशाली या प्रबल अम्ल है क्यों। HI मतलब हाइड्रोजन आयोडाइड और हाइड्रोजन फ्लोराइड से अधिक शक्तिशाली अम्ल है क्यों। तो इसका मैंने रीजन यहाँ डाल दिया है। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि NH3 का क्वथनांक pH 3 से अधिक है क्यों। ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लगभग पूरी संभावना है प्रश्न के आने की। उसके बाद यहाँ मैंने प्रासरणिक दाब का मतलब यहाँ डाल दिया है। इसको हो सकता है तो आप इसको प्रूव करने की कोशिश अपने से करेंगे, क्योंकि 5 अंक में ये आ सकता है। प्रासरणिक दाब क्या है और उसका व्यंजक प्राप्त करें, इसको मैंने नोट किया था। ठीक है, इसके बाद अगला पेज में हम आते हैं। तो इसमें देखिएगा, इसमें कुछ रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, जैसे वुर्ज रिएक्शन। वुर्ज रिएक्शन को आप ध्यान में रखिएगा कि जब अल्काइल हैलाइड को सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो दुगना कार्बन में एल्केन प्राप्त होता है। एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ डाल दिया है। उसके बाद है कि जब फिनॉल को जिंक चूर्ण से अभिक्रिया कराते हैं तो बेंजीन का निर्माण होता है। ये कुछ रिएक्शन है, कोल्बे रिएक्शन, इसको आप ध्यान में रखिएगा कि जब फिनॉल को सोडियम के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो सोडियम फिनॉक्साइड, और सोडियम फिनॉक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 400 केल्विन ताप पर 4 से 7 एटीएम दाब पर अभिक्रिया कराते हैं तो सैलिसिलिक अम्ल का सोडियम लवण प्राप्त होता है, और जिसको HCl से अभिक्रिया कराने पर फाइनली जो है हमारा सैलिसिलिक अम्ल बन जाता है। सॉरी, यहाँ मैंने मिस्टेक कर दिया है, यहाँ सैलिसिलिक एसिड आप कर लीजिएगा। सैलिसिलिक एसिड यहाँ हो जाएगा, ये फिनॉल मैंने यहाँ बना दिया, गलती हमसे हो गया है, ये सैलिसिलिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं कि जब इथाइल अल्कोहल को ऑक्सीकृत किया जाता है तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होता है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। ये आपसे पूछा जा सकता है कि क्या होता है जब इथाइल अल्कोहल को ऑक्सीकृत किया जाता है। तो इससे कार्बोक्सिलिक एसिड अर्थात इथेनोइक अम्ल का निर्माण होता है। यहाँ पर ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत हमने कर दिया। उसके बाद पूछा जा सकता है आपसे कि ओस्टवाल्ट विधि से नाइट्रिक अम्ल कैसे तैयार किया जाता है। तो इसका वर्णन यहाँ पर किया गया है कि ओस्टवाल्ट विधि से हम नाइट्रिक अम्ल कैसे तैयार करेंगे। उसके बाद है कि हैबर विधि से अमोनिया का निर्माण कैसे होता है, इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद फॉस्फिन का निर्माण भी हमने यहाँ लिख दिया कैसे होता है। फॉस्फिन pH 3, इसमें कंफ्यूज नहीं करेगा। फॉस्फिन पूछा जाएगा तो pH 3 और फॉस्जिन पूछा जाएगा तो यहाँ पर आप ध्यान में रखेंगे COCl2 फॉस्जिन, तो COCl2। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला भी है, क्रियाशील मूलक को भी मैंने डाल दिया है। इसको आप जरूर एक बार रिविजन करके जाएँ। धन्यवाद। मैं चाहता हूँ कि आप अच्छा से अच्छा एग्जाम में करके आएँ। धन्यवाद। ये कुछ इंपॉर्टेंट और अयस्क का फार्मूला है, इसे भी आप जरूर से जरूर ध्यान में रख लें, देख लें। इस एक बार भी एक नज़र कम से कम जरूर देख लें। ठीक है, धन्यवाद।